टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं, यानी टुडे करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें पहला है 2 साल की सजा जनप्रतिनिधियों की स्वतः अयोग्यता के कानून को चुनौती। इसको देखते हैं। इसमें दिया है राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने शनिवार को याचिका दायर कर जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 उपखंड 3 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इस धारा के तहत आपराधिक मामले में 2 साल या इससे अधिक सजा होने पर संसद व विधायक स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। केरल की सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन की याचिका में इस कानून को अवैध मानना और समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि को सजा होती उसकी सदस्यता रद्द करना असंवैधानिक है। इसको और विस्तार से देखते हैं तो इसमें जो याचिका दायर की गई वह 25 मार्च 2023 को अर्थात शनिवार को दायर की गई। और इसके संदर्भ में देखें तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 81 तथा 170 में, यानी जो संविधान में अनुच्छेद 81 और 170 दिए गए हैं, इसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और जबकि अनुच्छेद 171 में किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को देखते हैं, जो कि यहाँ प्रासंगिक है। यह जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में चुनाव से संबंधित सभी प्रावधान नहीं थे। तो फिर इसके बाद संसद ने दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव, इन सदनों के लिए अर्हता एवं अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय, ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया गया था। इसलिए इन बिंदुओं पर प्रावधान करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अधिनियमित किया गया। मोटे तौर पर यह अधिनियम निम्नलिखित चुनावी विषयों से संबंधित है। यानी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 है, इसमें कुल मिलाकर के 12 विषय हैं। इसको देखते हैं क्या विषय। पहला इसमें विषय है संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हताएं एवं अयोग्यताएं। दूसरा आम चुनाव की अधिसूचना। तीसरा है चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी। चौथा राजनीतिक दलों का निर्वाचन। पांचवां चुनाव संचालन। छठवां मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति। सातवां है चुनाव संबंधी विवाद। आठवां भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध। नौवां है सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जांच से संबंधित निर्वाचन आयोग की शक्तियां। 10वां उपचुनाव तथा रिक्तियां भरने की समय सीमा। 11वां चुनाव से जुड़े अन्य प्रावधान। और 12वां दीवानी न्यायालयों को छोड़कर। साथ ही यदि संविधान में अन्य अनुच्छेद या अनुसूचियां देखें जिसमें संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, तो वह अनुसूची 10 जो दल बदल से संबंधित है, इसमें भी अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और साथ ही जो अनुच्छेद 102 है, यह सदस्यता से अयोग्य ठहराता है, यानी संसद सदस्यों के सदस्यता से अयोग्य ठहराता है। जबकि अनुच्छेद 191 जो है, यह आपका एमएलए एमएलसी से अयोग्यता यानी अयोग्यता का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद 191 है। और 102 जो है, यह आपका संसद सदस्यों की योग्यता ठहराने के लिए यह अनुच्छेद का प्रावधान करता है। अर्थात कहने का आशा ये हुआ कि जो 10वीं अनुसूची है, संविधान में जो 10वीं अनुसूची दी गई, वो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा सदस्यों की नियंत्रणा के बारे में उपबंध इस अनुसूची को इंपॉर्टेंट है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल बदल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा गया। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 102 संसद सदस्यों के लिए और 191 जो है विधानसभा या विधान परिषद सदस्यों के लिए बनाया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है सरकार न्यायपालिका में मतभेद का अर्थ टकराव नहीं। रिजिजू, कानून मंत्री जो रिजिजू है, उनका कहना है। सीजेआई की उपस्थिति में कहा कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार यानी 25 मार्च 2023 को कहा सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी तरह का टकराव नहीं। लोकतंत्र में मतभेद अपरिहार्य है, उन्हें टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाता है। इसमें देखते हैं कानून मंत्री रिजिजू ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस टी राजा की उपस्थिति में शनिवार 25 मार्च 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत माइला दुयत्री का उद्घाटन किया। यह नोटेड पॉइंट है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो इसमें है 8 साल के बच्चे को मंगोलिया के सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु की मान्यता। इसमें दिया है दलाई लामा ने रिम्पोचे के पुनर्जन्म के रूप में दी पहचान। इसको डिटेल में देखते हैं तो इसमें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने मंगोलिया के एक बच्चे को वहाँ के सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु के रूप में मान्यता दी है। दलाई लामा ने मैकडोलगंज में हुई टीचिंग के दौरान इस बच्चे को मंगोलिया के सबसे बड़े धार्मिक गुरु खलखा जिट्सन धम्पा रिम्पोचे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी। बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों के तहत बच्चे को दलाई लामा मंदिर मैकडोलगंज में उसकी माता मोखनासन नर्मदक और पिता अल्तरनार चिंचुलुन के अलावा सैकड़ों मंगोलियन के समक्ष गद्दी पर बिठाया। सोशल मीडिया में बच्चे को धार्मिक नेता के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में यह भी वायरल हो रहा है कि यह बच्चा तिब्बत का सबसे बड़ा तीसरा धार्मिक गुरु बन गया है, जबकि तथ्यों के मुताबिक यह सही नहीं है। यह बच्चा मंगोलियाई देश का दलाई लामा की तरह सबसे बड़ा धार्मिक गुरु बना है। निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व पीएम
शानदोंग रिम्पोचे ने माना कि 11 और 12 मार्च को दलाई लामा ने बच्चे को मंगोलिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता के रूप में मान्यता देते हुए पदवी पर बिठाया। तिब्बती धर्मगुरु ने दिए थे पुनर्जन्म के संकेत, यानी यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो इसको देखते हैं। बच्चे को मान्यता 3 साल पहले ही मिल गई थी। दलाई लामा ने ही कुछ साल पहले मंगोलिया से आए लामाओं को बच्चे के पुनर्जन्म के संकेत दिए थे। इसके बाद बच्चे को खलखा जेटसन थम्पा रिम्पोचे के पुनर्जन्म के रूप में खोजा गया। माता पिता पहले बच्चे को लामाओं को लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में माने। बच्चे को पिछले साल ही दलाई लामा मंदिर में लाया गया। उस दौरान बच्चे का मुंडन संस्कार कार्यक्रम हुआ था। इससे जुड़ी और यदि खबर देखें तो इससे भड़क सकता है। चीन और अमेरिका में हुआ है बच्चे का जन्म, यानी सूत्रों के अनुसार बच्चे का जन्म वर्ष 2015 में अमेरिका में हुआ था। उसके पास मंगोलिया और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है। यह बच्चा जुड़वा लड़कों में एक है। एक का नाम अगुई दाई और दूसरे का नाम अचिल्ड टाई अल्टानार है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन दोनों में किसे धर्मगुरु चुना गया है। उसके पिता एक विश्वविद्यालय गणित के प्रोफेसर हैं। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो साइंस और टेक से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करेगा इसरो। उल्टी गिनती शुरू। इसमें दिया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिलकर लो अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट संचार कंपनी वनवेव रविवार यानी 26 मार्च 2023 को 36 सैटेलाइटों को लॉन्च करेगी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इसरो ने शनिवार यानी 25 मार्च 2023 को बताया कि वनवेव इंडिया 2 मिशन के जरिए 36 सैटेलाइटों के लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन सैटेलाइटों को 26 मार्च को सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। मालूम हो कि कुल 643 टन वजनी और 43.5 मीटर लंबा यह प्रक्षेपण यान इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है, जो अब तक 5 सफल उड़ानें पूरी कर चुका है, जिसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। ये 36 उपग्रह 5805 टन वजनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें दिया है नेपाल की जनसंख्या में 11 साल में 25 लाख की बढ़ोतरी, यानी जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, उसके बारे में वहाँ का सेंसस कराया गया। तो इसमें 11 साल में जो है 25 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हैं। तो इसमें दिया है नेपाल की जनसंख्या में 11 साल में 25 लाख की बढ़ोतरी हुई। इस रूप से देश में हर साल आबादी में 2 लाख से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर 2021 में नेपाल में जनगणना कराई गई थी। जनगणना के आंकड़े शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को शाम को जारी कर दिए गए। इसके मुताबिक अब नेपाल की आबादी 2,91,64,578 हो गई है। 2011 की जनगणना में देश की आबादी 2,64,94,504 दर्ज हुई थी। ताजा जनगणना के आंकड़े प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने, यानी जो पुष्प कमल दहल वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ने काठमांडू में एक समारोह में जारी किए। पर्यवेक्षकों के मुताबिक देश में संघीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के बाद पहली बार जनगणना कराई गई है। इससे अब देश के अलग अलग प्रांतों में जनगणना के आंकड़े भी सामने आए। संघीय व्यवस्था के तहत 7 प्रांतों की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 7 प्रांतों की स्थापना की गई है। इसके अलावा 733 स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। आंकड़ों के मुताबिक बागमती सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत के रूप में सामने आया था। नेपाल में 7 प्रांतों में जो सबसे अधिक आबादी है वो बागमती प्रांत की है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो देश की बेटियां विश्व चैंपियन। मुक्केबाज नीतू और स्वीटी के फाइनल में स्वर्णिम पंच। इसमें भारत के पंच का दिखा दम। नीतू ने मंगोलिया और स्वीटी ने चीनी प्रतिद्वंदी को हराया। इसमें दिया राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन नीतू घनघश और स्वीटी बुरा ने विश्व महिला मुक्केबाजी में भारत को स्वर्ण पदक दिला दिया है। नीतू ने 48 किलो भार वर्ग में फाइनल में मंगोलिया की अल्तात सिंह को एक तरफा 5-0 से पराजित किया। स्वीटी 81 किलोग्राम में चीन की लीना वांग को 4-3 से हराया। विश्व चैंपियनशिप में हरियाणा के दोनों मुक्केबाजों का पहला स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट निशानेबाजी। मनु भाकर ने विश्व कप में जीता पदक। इसमें है 25 मिस्टर पिस्टल में सादा पदक पर निशाना मनु भाकर ने। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो विश्व टीबी दिवस 2023 की थीम, जो 24 मार्च 2023 को विश्व टीबी दिवस मनाया गया, उसकी थीम को देखें तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस एक अलग विषय को संबोधित करता है। विश्व टीबी दिवस 2023 की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। यह 2023 की थीम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा को प्रेरित करके उच्च स्तरीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करके निवेश में वृद्धि करके WHO की नई सिफारिशों में तेजी से कार्यान्वयन, नवाचारों को अपनाने और बहुक्षेत्रीय सहयोग से इसका बहुउद्देश्य टीबी महामारी से मुकाबला करना है। यह जो तपेदिक या विश्व क्षय रोग दिवस है, क्षय रोग या टीबी बैक्टीरिया जनित रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह विधिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और इसके कारण जो होता है वह फेफड़े प्रभावित होते हैं क्षय रोग के कारण। इसको और देखें तो तपेदिक या टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रामक संभावित जीवन धमकाने वाला जीवाणु संक्रमण है, यानी बैक्टीरिया जनित रोग है और एक संक्रामक रोग है। टीबी सबसे अधिक फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों जैसे गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2023 यानी विश्व तपेदिक दिवस 2023 की जो थीम है एस वी कैन इंड टीबी इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2023 this year. On this subject, leaders from around the world are urged to act to stop the TB epidemic. अब देखते हैं 20 मार्च को मनाया जाने वाला, यानी हर साल 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भूटान की राष्ट्रीय खुशी की वकालत करने के बाद 2013 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दिन को मनाना हमें याद दिलाता है खुशी केवल क्षणभंगुर भावना नहीं बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य और प्रभावशीलता पर गहरा प्रभाव डालती है। इस खास मौके पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। यह वार्षिक रिपोर्ट दुनिया भर के विभिन्न देशों के लोगों के खुशी के स्तर को मापती और रैंक करती है।
सर्वेक्षणों से एकत्रित डाटा आय, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्किल चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे विभिन्न कारकों को मापता है। इसमें देखें तो लगातार छठे वर्ष फिनलैंड को सबसे खुशहाल राष्ट्र का ताज पहनाया गया है। डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, उसके बाद आइसलैंड तीसरे नंबर पर है। पिछले वर्षों के विपरीत जहां वही देश शीर्ष 20 देश में दिखाई देते हैं, इस वर्ष एक नया प्रवेश करता है लिथुनिया 20वें स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश में देखें तो अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया, उसके बाद क्रम से लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे हैं। भारत के प्रदर्शन को देखें तो इसमें भारत 136 देशों में 125वें स्थान पर है। भारत 136 देशों में 125वें स्थान पर है, जो इसे दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है। अर्थात भारत का जो स्थान है वह नीचे से 12वें स्थान पर है। नीचे से 12वें स्थान पर भारत का पोजीशन है। और इसमें 2022 में भारत 146 देशों में 136वें स्थान पर था, अर्थात नीचे से 11वें स्थान पर था 2022 में। और जबकि 2023 में वह नीचे से 12वें स्थान पर अर्थात 136 देशों में 125वें स्थान पर है। यह नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN क्या है, तो 2012 में UNSSDN को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में लॉन्च किया गया था। और यह SDSN शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बताता है। जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौता 2015 में लॉन्च किया गया और सतत विकास लक्ष्य जो आपके हैं यह 2015 से लॉन्च किए गए, जिसमें 17 गोल रखे गए और इनका टारगेट जो वर्ष 2030 बनाया गया है। इसमें देखें तो हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की, जो देशों की खुशी पर रैंक करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है, 2012 से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में जारी करता है। यह रिपोर्ट 150 से अधिक देशों के लोगों के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर वैश्विक खुशी को रैंक प्रदान करती है। इस साल रिपोर्ट में 136 देशों का स्थान दिया गया है। रैंकिंग खुशी मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों नोटेड पॉइंट इसमें 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करता है। पहला है सामाजिक समर्थन, दूसरा आय, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा स्वतंत्रता, पांचवा उदारता और छठवां है भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। देशों की रैंकिंग के अलावा रिपोर्ट 2023 में दुनिया की स्थिति को भी देखती है। 2022 की रैंक को देखें तो सबसे नीचे 2022 में भी अफगानिस्तान था 146वें स्थान पर 146 देशों में, और भारत का स्थान जो था नीचे से 10वां स्थान भारत का था, यानी 136वां था 2022 में। 2022 में देखें तो 2022 में दुनिया के शीर्ष टॉप यानी दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल देश देखें तो यह लगातार 6 साल से जो फिनलैंड है टॉप यानी फर्स्ट पोजीशन पर है। 2022 में भी फर्स्ट था, 2023 में भी फर्स्ट पोजीशन पर फिनलैंड है सबसे खुशहाल देशों में। अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं तो इसमें है गैर कानूनी संगठन का सदस्य होना भी UAPA के तहत अपराध, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला। इसको विस्तार से देखते हैं तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह फैसला देश की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसको विस्तार से देखते हैं तो इसमें दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत अपराध है। शीर्ष कोर्ट ने 2011 के अपने फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया। जस्टिस MR शाह, जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को UAPA की धारा 10AI की वैधता को कायम रखते हुए आपराधिकता को बहाल किया। पीठ ने कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट A और 19(2) व UPA के उद्देश्यों के अनुरूप है। शीर्ष अदालत ने यह पाया कि जब यह फैसला सुनाया गया था तब सरकार को अपनी दलील रखने का अवसर नहीं दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल जो भारत के हैं वह तुषार मेहता ने फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह देश की संप्रभुता की रक्षा करेगा। इसमें यह ध्यान देने योग्य है कि जो संविधान की धारा अनुच्छेद यानी पीठ ने यह कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2), तो इसको देखते हैं। इसमें जो 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 में दिए गए हैं। वह अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संविधान में दिए गए हैं। और इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। और इसमें जो अनुच्छेद 19 है सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं क्रमशः, पहला है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र आबाद संचरण का अधिकार, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने का या निवास करने का अधिकार, और छठा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसमें नोटेड पॉइंट है कि राज्य इन 6 अधिकारों पर जो 6 अधिकारों की गारंटी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है उसको उचित आधारों या उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। जबकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 19 में दिया गया उसमें कुल मिलाकर 10 अधिकार स्वयं निहित हैं।
इसको और विस्तार से देखते हैं तो केंद्र और असम सरकार की याचिका मंजूर। इसमें अदालत ने केंद्र और असम सरकार के 2011 के फैसलों की समीक्षा करने के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने यह भी कहा कि इसके विपरीत विचार करने वाला हाईकोर्ट के सभी फैसलों को खारिज किया जाता है। इसके मामला को देखते हैं। यह मामला क्या था? तो यह वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरूप भुइया और इंद्रदास की याचिका पर कहा था कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना तब तक अपराध नहीं जब तक कि व्यक्ति खुद अपराध में लिप्त न हो। दोनों पर प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के सदस्य होने का आरोप है। ये जो ऐतिहासिक फैसला रहा उसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सदस्य बने रहे तो दंड के भागी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति संगठन को प्रतिबंधित सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्यक्ति संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी उसका सदस्य बना रहता है तो वह दंड का भागी होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसमें दिया है जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को शुक्रवार यानी 24 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ और पटना हाईकोर्ट को भी नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं। नई नियुक्तियों के बारे में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस दिवाकर के नाम की सिफारिश की थी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस राकेश बिंदल को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रोन्नत किया गया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा के नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने फरवरी में की थी। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट के जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। कोलेजियम ने पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस चंद्रन के नाम की सिफारिश की थी। बाद में उन्हें पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो टीबी से लड़ने के लिए भारत ने दुनिया को दिया निश्चय मित्र का मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है निश्चय मॉडल। इसको देखते हैं तो इसमें दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने नई सोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने टीबी से लड़ने के लिए दुनिया को टीबी मरीजों को गोद लेने का नोटेड पॉइंट है कि ये जो है निश्चय मॉडल जो है भारत ने टीबी से लड़ने के लिए दुनिया को टीबी मरीजों को गोद लेने का नया मॉडल ये गोद लेने का नया मॉडल है निश्चय मित्र दिया है। ऐसे प्रयासों की बदौलत देश में टीबी के मरीज कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 24 मार्च 2023 को काशीवासियों को 1780 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजना और रोपवे की सौगात दी। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन ये नोटेड पॉइंट है कि वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा इस लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा नया मॉडल बनाने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। ये भी नोटेड पॉइंट है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है। हम विश्वास से कह सकते हैं कि टीबी हारेगा और भारत व दुनिया जीतेगी। उन्होंने टीबी मुक्त पंचायत अभियान लघु टीबी निवारक उपचार और परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल की शुरुआत की। भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को आगे बढ़ाने की पहल की है। हमने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प देशवासियों के विश्वास पर ही लिया था। भारत में जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है वो 2025 तक रखा है, जबकि विश्व में टीबी जो मुक्त करने का लक्ष्य है वो सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक का था। भारत जो है विश्व से 5 साल पहले टीबी उन्मूलन या खात्मा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें देखें तो कृषि निर्यात का बड़ा केंद्र बन रहा है पूर्वी यूपी। पीएम मोदी ने कहा बनारस के साथ पूरा पूर्वी यूपी कृषि और कृषि निर्यात का बड़ा केंद्र बन रहा है। बनारस का लंगड़ा आम, गाजीपुर की भिंडी व हरी मिर्च, जौनपुर की मूली व खरबूजे विदेश तक पहुंच रहे हैं। यहाँ की फल सब्जियां लंदन और दुबई के बाजारों तक पहुंच रही हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो इसमें है डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को झटका, आयकर दाताओं को राहत। इसमें दिया वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, 64 संशोधनों के साथ बजट बिना चर्चा के पारित। इसमें देखते हैं इसमें क्या है तो यह लोकसभा ने सरकार की ओर से पेश 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। अगले वित्त वर्ष के कर प्रावधानों को लागू करने वाला विधेयक शुक्रवार 24 मार्च 2023 को विपक्ष हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित हुआ। अब 1 अप्रैल से नए कर प्रावधानों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें कुछ और जानकारी देखो तो जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का रास्ता साफ। इसमें है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के विवादों के निपटान के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का रास्ता साफ हो गया। हर राज्य में इसकी पीठ होगी और इसकी प्रधान जो पीठ होगी नई दिल्ली में होगी। हर राज्य में पीठ होगी नोटेड पॉइंट है और इसका प्रधान जो पीठ है वो नई दिल्ली में होगी। ये अहम संशोधन इसमें हुए। अहम संशोधन देखते हैं तो इसमें STT F&O से कमाई पर 25% तक अब बढ़ा टैक्स और क्रेडिट कार्ड से विदेश यात्रा के लिए भुगतान पर अब कर देना होगा। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें एक धरती एक परिवार एक भविष्य, नरेंद्र मोदी होंगे एक नेता। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कहना है। इसमें जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिशासी अधिकारी ने घोषणा की टीबी से लड़ाई में भारत करेगा विश्व का नेतृत्व। इसको विस्तार से देखते हैं तो इसमें है एक धरती एक परिवार एक भविष्य की तरह ही विश्व को टीबी से लड़ाई में एक नेता की जरूरत है। भारत ने जिस तरह से दुनिया को टीबी का नया मॉडल दिया उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई में विश्व का नेतृत्व करें इसकी जरूरत पूरी दुनिया को। यह निवेदन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लूस्का DTU ने रुद्राक्ष कॉन्फ्रेंस सेंटर से मंच किया। प्रधानमंत्री को 19 सितंबर नोटेड पॉइंट है प्रधानमंत्री को 19 सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले वैश्विक सम्मेलन के लिए आमंत्रण भी दिया। इसमें और देखें तो इसमें दिया है G20 का स्लोगन और भारत का वसुधैव कुटुंबकम ही पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। वहीं विश्व के दूसरे देशों में टीबी मुक्त दुनिया का लक्ष्य 2030 तक है। दुनिया से 5 साल पहले टीबी से जंग जीतकर भारत दुनिया के सामने नया मॉडल रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह लक्ष्य सफल होगा। 2020 में पूरी दुनिया के 73% मरीजों की जांच और इलाज भारत में हुआ, जो कि हर किसी के लिए नाजीर है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं तो इसमें नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए समीक्षा करेगी सरकार। इसमें वित्त मंत्री ने की वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा। इसको देखते हैं तो इसमें है पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने नई पेंशन
नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 24 मार्च 2023 को लोकसभा में इसका ऐलान किया। सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को पेश करते हुए कहा कि समिति पेंशन के मुद्दे पर विचार करेगा और सरकारी खजाने पर ध्यान रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाला दृष्टिकोण विकसित करेगी। केंद्र का यह फैसला कई गैर भाजपा शासित राज्यों की महंगाई भत्ता डी आधारित पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के निर्णय के बीच आया है। कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है। इसमें दिया है ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ और अटल पेंशन योजना यानी जो 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी, 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आवश्यक प्रोत्साहन दिया। पेंशन बाजार को विनियमित और विकसित बनाने के लिए सरकार ने 2003 में पीएफआरडीए बनाया। इसमें है इन राज्यों की संचित कोष वापस करने की मांग। इसमें है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने के फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है। साथ में एनपीएस के तहत संचित कोष की वापसी का भी अनुरोध किया है। आगे देखें तो इसमें है यूपी के 4 लाख कर्मियों में जगी आस। इसमें लंबे समय से कर रहे हैं संघर्ष। 1 अप्रैल 2005 से सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में लागू है एनपीएस। कुछ दिन पहले केंद्र ने की थी एक और सकारात्मक पहल। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी देखें तो इसमें नई पेंशन योजना पर केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित करने के फैसले से यूपी के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों में आस जगी है। वे लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम या एनपीएस में फिक्स रिटर्न की गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मुद्दे पर वर्ष 2013 और 18 में हड़ताल भी कर चुके हैं। अगली महत्वपूर्ण व संक्षिप्त खबर देखते हैं तो इसमें ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दलों की याचिका पर होगी सुप्रीम सुनवाई। इसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा 95% मामले विपक्षी नेताओं के ही खिलाफ हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल के आरोप वाली कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों की याचिका 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अगला देखते हैं 24 मार्च 2023 को यानी योगी मंत्रिमंडल 2.0 या जो दूसरा कार्यकाल उसका 1 साल पूरा होने पर जो उत्तर प्रदेश में विशेष योजनाएं हैं यूपी स्पेशल संबंधित, उसको देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या योजनाओं का ब्यौरा दिया है, उसमें क्या महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से, और यूपी करंट अफेयर्स या यूपी स्पेशल संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें उल्लेखनीय काम और उम्मीदें वैश्विक निवेशक सम्मेलन, जो उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन लखनऊ में किया गया, उसमें 33.50 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव यूपी को मिला है, जिसमें 94 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ऐसा अनुमान है। आगे इसमें देखें तो यूपी के यानी उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ में G20 की बैठकें हो चुकी हैं। नोटेड पॉइंट है वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में होनी है, यानी वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में G20 की बैठकें होनी है। इससे प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत को वैश्विक समुदाय के सामने पेश करने का मौका मिला है, यानी G20 के माध्यम से। प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम ने 5T यानी 5T का जो दिया है, उसमें 5T क्या है तो पहला टैलेंट, दूसरा ट्रेडिशन, तीसरा ट्रेड, चौथा टूरिज्म और 5वां टेक्नोलॉजी पर अमल करते हुए नियोजित करना है। यह जो आपका है 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 5T पर अमल करना होगा। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की पहल को रफ्तार, 65 मेडिकल कॉलेज संचालित, 22 निर्माणाधीन, एक मंडल एक विश्वविद्यालय की पहल, और सेवित मंडल देवीपाटन में मां पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद में नए राज्य विश्वविद्यालय का ऐलान। कुशीनगर में नोटेड पॉइंट है, कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। प्रदेश के समग्र विकास के लिए 10 मुख्य सेक्टर चिन्हित हैं और हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को दी जाएगी। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आगरा, नोटेड पॉइंट है, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी 3 जिलों में विस्तार किया गया। इससे पूर्व में 4 जिलों में लागू था, जो 4 जिले थे लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और वाराणसी में पुलिस लागू, कुल मिला के 7 जिलों में कमिश्नर यानी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली व दीपावली पर 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान। फिलहाल सरकार बनने के बाद 2 होली 1 दीपावली बीती, अगली दीपावली के अंतर अर्थात जो योजना अमल में नहीं लाई जा चुकी है और यह योजना मतलब ये केवल घोषणा की गई, इस पर अमल नहीं किया जा सका अब तक। अगला है अपराधियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाने कार्रवाई जारी। सरकार कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार फोकस बनाए हुए है। इसके बाद अयोध्या के साथ साथ नोटेड पॉइंट, अयोध्या के साथ साथ वाराणसी, मथुरा, विंध्याचल धाम, नैमिषारण्य सहित धार्मिक आस्था से जुड़े स्थलों के विकास का काम तेजी से जारी है। नवरात्र में दुर्गा सप्तमी और रामनवमी पर अखंड रामचरितमानस पाठ की शुरुआत। आगे इसमें है प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वह गंगा एक्सप्रेसवे है। इसके बाद बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, यानी लंबा एक्सप्रेसवे में प्रदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। और इसके बाद अन्य एक्सप्रेसवे में देखें तो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में 2 नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। यानी इसमें 2 नए प्रोजेक्ट जो है, पहला झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और दूसरा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। शेष जो है वो पहले से कार्य जारी है और जो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा एक्सप्रेसवे वो गंगा एक्सप्रेसवे है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें है लखनऊ हरदोई के बीच 1000 एकड़ भूमि पर 1200 करोड़ की लागत से पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के दृष्टिकोण से। निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा, बिजली बिल माफ, सरकारी अस्पतालों में जो जांच संभव नहीं है उसे प्राइवेट में कराने की कार्ड सुविधा। लखनऊ विश्वविद्यालय, नोटेड पॉइंट है, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ रैंक दी गई है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राज्य खेल प्राधिकरण। जैसे राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण है भारत में, वैसे ही उत्तर प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण के गठन का फैसला किया गया है। खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन, 1 वर्ष में करीब 20,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी।
एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान देते हैं तो अब जीएस जो 8 पेपर बना दिए गए हैं, पहले जो आपका जीएस 6 पेपर बना दिए गए हैं, सॉरी, इसमें हिंदी और निबंध हैं और 6 पेपर जो है जीएस के बना दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 8 अब कंपल्सरी सभी के लिए अनिवार्य कर दिए गए हैं। इससे पहले 2 आपके जो थे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें पेपर में आलोचनात्मक संबंधित चीज़ें पूछी जाती थी। तो जीएस जो 6 पेपर हैं उसमें आलोचना संबंधित चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि जो सरकारी या सिविल सर्वेंट होता है या जो नौकरी पेशा व्यक्ति होता है, सिविल सर्वेंट होता है, वह सरकार का एजेंट होता है, जो कि सरकार की नीतियों का आलोचना उससे अपेक्षित नहीं है। तो वह आलोचना सरकार की नीतियों का नहीं कर सकता। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि आलोचनात्मक चीज़ें जो है वह जीएस में या 6 पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, वह ऑप्शनल पेपर में आलोचनात्मक चीज़ें पूछी जाती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।